थे ना, 36 था, 36 है ना, ये अपन ने पिछली बार लास्ट में छोड़ा था यहाँ पे। तो उसको अपन देख लेते हैं। किसी दंडाधिकारी द्वारा की गई निम्न कार्रवाइयों में से कौन सी कार्रवाई विधि के प्रावधानों के विरुद्ध है? उसने एक वारंट प्रकरण में अभियोगी की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण नष्ट कर दिया, है ना। उसने एक समन प्रकरण में अभियोगी की अनुपस्थिति के कारण अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया। उसने एक वारंट प्रकरण में अभियुक्त द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने पर भी तुरंत दंडित नहीं किया तथा प्रकरण में कार्रवाई जारी रखी। उसने एक समन प्रकरण में अभियुक्त द्वारा अपराध स्वीकार करने पर भी आगे कार्रवाई जारी रखी। अब आपको बताना है आंसर, राइट आंसर बताइए 36 का। 36 का राइट आंसर दो बेटा फटाफट। हाँ, गुड इवनिंग ईश्वर। नाउ क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर है ए। उसने अपने कल इसको देख लिया था ना, ये उसने एक वारंट प्रकरण में अभियोगी की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण नष्ट कर दिया। यस, 36 ए इज करेक्ट आंसर ना। इस संबंधी प्रावधान भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, नाउ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के ऊपर। विचारण के दौरान तथा आरोप के विरचित किए जाने के पूर्व यदि परिवादी नियत तिथि को न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तब मजिस्ट्रेट उस अभियुक्त को उन्मोचित कर सकेगा, है ना, मामला अग्रेसित कर सकेगा, दोष मुक्त कर सकेगा और उपरोक्त सभी। गिव द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। 37 उत्तराखंड एपीओ 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। यस, 37 का ए आंसर है, ए नॉट डी। उन्मोचित कर सकेगा विचारण के दौरान तथा आरोप के विरचित किए जाने के पूर्व, है ना। देखो, विचारण के दौरान तथा आरोप के विरचित किए जाने के पूर्व यदि परिवादी नियत तिथि को न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तब मजिस्ट्रेट उस अभियुक्त को उन्मोचित कर सकेगा। ठीक है, उपरोक्त सभी नहीं आएगा, सिर्फ ए आएगा। ए इज करेक्ट आंसर, 37 का ए है। सॉरी, जब कार्रवाई परिवाद पसंद की जाती है और मामले की सुनवाई के लिए नियत किसी दिन परिवादी अनुपस्थित है और अपराध का विधिपूर्वक समन किया जा सकता है या यह संज्ञेय अपराध नहीं है तब मजिस्ट्रेट इसमें इसके पूर्व किसी बात के होते हुए भी आरोप के विरचित किए जाने के पूर्व किसी भी समय अभियुक्त को स्वविवेक अनुसार उन्मोचित कर सकेगा। सेक्शन 249 ऑफ सीआरपीसी। ए इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 38। मजिस्ट्रेट अभियुक्त को उन्मुक्त कर देगा यदि परिवादकर्ता सुनवाई के किसी नियत दिन पर उपस्थित न होता हो और आपराधिक कार्रवाई परिवाद में संबंधित की गई हो। अपराध विधि द्वारा उपशमन होने योग्य होना चाहिए, अपराध असंज्ञेय होना चाहिए, उपरोक्त में से कोई एक बात होना आवश्यक है, उपरोक्त में से कोई आवश्यकता नहीं है। बताइए 38 क्या आवश्यकता और क्या आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश सर्वे रिजल्ट 1989 में क्वेश्चन पूछा गया था। 1989 का ये क्वेश्चन है। अपराध विधि द्वारा उपशमन होने योग्य होना चाहिए, अपराध असंज्ञेय होना चाहिए, उपरोक्त में से कोई एक बात होना आवश्यक है, उपरोक्त में से कोई आवश्यकता नहीं है। बताइए 38 का ए आंसर दिया है राहिल ने और ईश्वर कह रहे हैं 38 का सी। राहिल सी इज करेक्ट आंसर। उपरोक्त में से कोई एक बात होना आवश्यक है। एक तो या तो उपशमन हो, उपशमनीय हो या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, है ना, असंज्ञेय अपराध, इनमें से कोई एक होना आवश्यक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 39। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 260 में उल्लिखित अपराधों का संचित विचारण निम्नलिखित न्यायालयों में से कौन कर सकता है? कोई मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, कोई मेट्रोपॉलिटन दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी का कोई दंडाधिकारी जिसे उच्च न्यायालय द्वारा अधिकृत किया गया है, उपरोक्त सभी। बताइए जल्दी से। रोशन ने कहा 38 का सी। रोशन सही है, 38 का सी। नाउ 39 का आंसर दो। मध्य प्रदेश एपीओ 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 260 में उल्लिखित अपराधों का संक्षिप्त विचारण निम्नलिखित न्यायालयों में से कौन कर सकता है? कोई मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, कोई मेट्रोपॉलिटन दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी का कोई दंडाधिकारी जिसे उच्च न्यायालय द्वारा अधिकृत किया गया है, उपरोक्त सभी। 39 का डी दिया रोशन ने, बिल्कुल सही रोशन। अमन नबी का 39 का डी, उपरोक्त सभी। यस, डी इज करेक्ट आंसर। डी इज करेक्ट आंसर। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 260 क्लॉज 1 के अनुसार के अंतर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मानक मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट जिसे उच्च न्यायालय द्वारा इसके लिए सशक्त किया गया है, ये सभी अपराधों का संचित विचारण कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से किसे संचित विचारण करने की शक्ति नहीं है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मानक मजिस्ट्रेट, उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट को। किसको नहीं बताइए?
राजस्थान एपीओ 2015। Yes, D is correct answer. Second, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास JMSC, इसमें 40 का D है, जिसे विचारण की शक्ति प्राप्त नहीं है ना संचित विचारण में। बिल्कुल सही कहा आपने। संबंधित प्रावधान में देख लेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस अपराध के लिए संचित विचारण नहीं किया जा सकता है? 3 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए भारतीय संहिता की धारा 454 और 456 के अधीन अपराध, भारतीय संहिता की धारा 379, 380 तथा 381 के अधीन चोरी जहां चुराई संपत्ति का मूल्य 200 रुपए से अधिक नहीं है, पूर्ववर्ती अपराधों में से किसी का दुष्प्रेरण। बताइए 41 का। मध्य प्रदेश एपीओ 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। बॉडी वन का एक कहा मन ने और कुलदीप ने भी कहा। गुड इवनिंग फरीन खान, फैरिन खान है ना, ओके ठीक है। 41 का 3 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध, बिल्कुल सही कहा आपने। CRPC 1973 की धारा 260 के खंड C के क्लॉज 1 के अनुसार वे अपराध जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है तो उसके लिए संचित विचारण नहीं किया जा सकता, किंतु धारा 260 का खंड गा का सेकंड और एवं 5वां एवं 7वां के अनुसार निम्नलिखित अपराधों का संचित विचारण किया जा सकता है। नंबर 1, भारतीय संहिता की धारा 379, 380, 381 के अधीन चोरी जहां चुराई हुई संपत्ति का मूल्य 200 रुपए से अधिक नहीं है, तथा 2, भारतीय संहिता की धारा 454 और धारा 456 के अधीन अपराध का, तथा तीसरा, पूर्ववर्ती अपराधों में से किसी का दुष्प्रेरण का संचित विचारण किया जा सकता है। अतः 3 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध का संचित विचारण नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ क्या पूछा था? संचित विचारण नहीं किया सकता है, तो आंसर क्या हो गया? ये आपने सही आंसर दिया है, राइट। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध संचित रूप से विचारणीय है? सदोष अवरोध, अपहरण, रिष्टि, वे अपराध जो मृत्यु दंड, आजीवन कारावास अथवा 2 वर्ष की अवधि से अधिक के कारावास से दंडनीय नहीं है। बताइए 42 का आंसर। उत्तराखंड एपीओ 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। टू का डी किस किसने दिया है? 40 का डी है राहिल ने और अवसर ने दिया है। 42 का डी इज करेक्ट आंसर। वे अपराध जो मृत्यु दंड, आजीवन कारावास अथवा 2 वर्ष की अवधि से अधिक कारावास से दंडनीय नहीं है। बिल्कुल सही कहा, ओके एकदम सही। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, CRPC की धारा 260 के अंतर्गत किन अपराधों का संचित विचारण नहीं किया सकता है? 2 वर्ष से अधिक के कारावास दंडनीय अपराध, 1 वर्ष से अधिक के कारावास दंडनीय अपराध, 6 माह से अधिक के कारावास दंडनीय अपराध, 2 वर्ष तक के कारावास दंडनीय अपराध। किन अपराधों का संचित विचारण नहीं किया सकता है, आपको बताना है। गुड इवनिंग सुनंदा। 42 का डी था। 43 का बताइए। राजस्थान JLO 2014। यस यस 43 का ये कहा कुलदीप ने और अमन ने भी कहा 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध का विचारण नहीं किया सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। 43 का ए इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, CRPC की निम्न धाराओं में से संचित विचारण प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है? 251 से 259 में, 238 से 250 में, 260 से 265 में और 266 से 271 में। बताइए जल्दी से किस में किया गया है?
संचित विचारण प्रक्रिया का प्रावधान कहाँ किया गया है? उत्तराखंड सिविल जज प्रीलिम्स 2002 और फिर 2011। यस 44 का सी कहा कुलदीप ने, सुनंदा ने, अमन ने और रोशन ने। धाराओं 260 से लेकर 265 में इसको वर्णित किया गया है। एग्जैक्टली धारा 260 की उपधारा 1 गा है ना, जो अपने देख लिया था, सेक्शन 260 से 265, बिल्कुल सही। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामलों के विचारण की प्रक्रिया का प्रथम चरण होगा। विचारण का संचालन लोक अभियोजन द्वारा किया जाना, सीआरपीसी की धारा 207 का अनुपालन, दोषी होने के अभिवचन, अभियोग का सारांश बताया जाना। बताइए क्या होगा समन मामलों के विचारण की प्रक्रिया का प्रथम चरण? 45 मध्य प्रदेश एपीओ 1997। कुलदीप ने कहा सर 43 का होगा, 43 का होगा क्या है? 43 का क्या हो रहा है बेटा? हाँ, किन अपराधों का संचित विचारण नहीं किया सकता, तो उन्होंने कहा ए होगा, तो ये सही है ना, बिल्कुल सही है। कुलदीप ने कहा 45 का डी, अभियोग का सारांश बताया जाना। 45 का डी इज करेक्ट आंसर, अभियोग का सारांश बताया जाना, बिल्कुल सही है। स्टार्टिंग यहीं से होगी। सीआरपीसी 1973 की धारा 251 के अनुसार मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामलों के विचारण की प्रक्रिया का प्रथम चरण अभियोग का सारांश बताया जाना है। मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामलों का विचारण संबंधी प्रावधान 251 से 259 तक में दिया गया है। यस बिल्कुल सही, 45 का डी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में बात करेंगे अपन। एक समन मामले में जब अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होता है अथवा लाया जाता है, तब यह आवश्यक नहीं होगा कि उस अपराध की विशिष्टताएं बताई जाएं जिसका उस पर अभियोग है। पूछा जाए कि क्या वह दोषी होने का व्याग करता है, पूछा जाए कि क्या वह प्रत्यक्ष करना चाहता है, यथारीति आरोप विचित किया जाए। एक समन मामले में जब अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होता है अथवा लाया जाता है, तब आवश्यक नहीं होगा कि क्या आवश्यक नहीं होगा, बताओ। 46 राजस्थान जुडिशरी सर्विस प्रीलिम्स 2013। फोर्टी 46 का आंसर क्या दिया है? बी दिया है रोशन ने, बी नहीं है 46 का, 46 का बी नहीं है। बताओ जल्दी बताओ, और कौन बताएगा? और ट्राई करो भाई, जल्दी जल्दी। यस सुनंदा ने 46 का डी इज करेक्ट आंसर। यथारीति आरोप विचित किया जाए, आवश्यक नहीं होगा, आवश्यक नहीं होगा कि यथारीति आरोप विचित किया जाए। उस अपराध की विशिष्टता बताई जाए जिसका उस पर अभियोग है, बिल्कुल जरूरी है। पूछा जाए क्या वो दोषी होने का करता है, पूछा जाए क्या वो प्रत्यक्ष करना चाहता है, बिल्कुल सही है। लेकिन यथारीति आरोप विचित किया जाए आवश्यक नहीं है। सेक्शन 251 से लेकर 259 में बने थे और सेक्शन 251 ऐसा कहती है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, एक मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 252 या 255 के तहत अपराध करने का आरोप लगा सकता है। एक मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 252 या 255 के तहत अपराध करने का आरोप लगा सकता है। अध्याय 19 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत 20, 21 और 25 सीआरपीसी के अंतर्गत बताइए किसके अंतर्गत? 47 झारखंड सिविल जज प्रीलिम्स 2015। यस सुनंदा ने कहा 47 का भी वेरी फास्ट एंड राइट आंसर। अध्याय 20 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, बिल्कुल सही। सीआरपीसी 1973 की धारा 252 में दोषी होने के विभाग पर दोष सिद्धि तथा धारा 255 में दोष सिद्धि या दोष सिद्धि का प्रावधान है, दोष मुक्ति या दोष सिद्धि का प्रावधान है। ये दोनों धाराएं दंड प्रक्रिया संहिता की अध्याय 20 में वर्णित हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। 47 का 20 करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, एक आवेदन अंतर्गत धारा 257 सीआरपीसी प्रस्तुत हुआ जो कि स्वीकृत किया गया, तब अभियुक्त को छोड़ दिया जाएगा, उन्मोचित कर दिया जाएगा, दोष मुक्त दोष सिद्ध किया जाएगा और दोष मुक्त किया जाएगा। बताइए 257 सीआरपीसी प्रस्तुत हुआ कि जो स्वीकृत किया गया है, तब अभियुक्त को क्या कर दिया जाएगा? बताओ। एक आवेदन अंतर्गत धारा 257 दंड प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत हुआ जो कि स्वीकृत किया गया, तब अभियुक्त को छोड़ दिया जाएगा, उन्मोचित कर दिया जाएगा, दोष सिद्ध किया जाएगा, दोष मुक्त कर दिया जाएगा। 48 मध्य प्रदेश सिविल जज 2016। कुलदीप ने कहा 48 का डी और सुनंदा ने भी कहा 48 का डी, एग्जैक्टली दोष मुक्त किया जाएगा, एक्विटल कर दिया जाएगा उसको। सीआरपीसी 1973 की धारा 257 के अनुसार
यदि परिवादी किसी मामले में अध्याय 20 के अधीन अंतिम आदेश पारित किए जाने से पूर्व किसी समय मजिस्ट्रेट का समाधान कर देता है कि अभियुक्त के विरुद्ध या जहां एक से अधिक अभियुक्त हैं वहां उन सब या उनमें से किसी के विरुद्ध उसका परिवाद वापस लेने की उसे अनुज्ञा देने के लिए पर्याप्त आधार है, तो मजिस्ट्रेट उसे परिवाद वापस लेने की अनुज्ञा परमिट दे सकता है और तब उस अभियुक्त को जिसके विरुद्ध परिवाद वापस लिया जाता है दोष मुक्त कर दिया जाएगा, क्योंकि उसके विरुद्ध कोई मामला ही नहीं बचता तो एक्विटल करना ही है। क्वेश्चन नंबर 49, क्या धारा 258 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन उन्मोचित किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए पुनः विचारण किया जा सकता है? नहीं, उसका पुनः विचारण नहीं किया सकता। हाँ, उस न्यायालय की अनुमति से जिसके द्वारा उसे उन्मोचित किया गया था। नहीं, क्योंकि दोहरे दंड का सिद्धांत लागू होगा। हाँ, राज्य सरकार की अनुमति से। बताइए 49, मध्यप्रदेश विभाजन 2016, क्या धारा 258 सीआरपीसी के अधीन उन्मोचित किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए पुनः विचारण किया जा सकता है? बताओ जल्दी से। है 49 का है हाँ। हाँ, उस न्यायालय की अनुमति से जिसके द्वारा उसे उन्मोचित किया गया था। भाई उन्मोचित किया गया है, उसे एक्विटल नहीं किया गया, दोष सिद्ध या दोष मुक्त नहीं किया गया, उसको सिर्फ उन्मोचित किया गया था। इसलिए 49 का भी करेक्ट आंसर है। उस न्यायालय की अनुमति से जिसके द्वारा उसे उन्मोचित किया गया था उसका पुनः विचारण किया जा सकता है। वही उन्मोचन हुआ है, उसको एक्विटल नहीं किया ना कन्विक्ट किया है ना, इसलिए 49 का बी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, न्याय हित में मजिस्ट्रेट के पास ये शक्ति है कि वह समन मामले का विचारण वारंट मामले की तरह कर सकता है, जिसमें उस मामले के अंतर्गत जिस अपराध के लिए विचारण हो रहा है वह दंडनीय है 6 माह से अधिक कारावास से, 4 माह से अधिक कारावास के लिए, 1 वर्ष से अधिक कारावास के लिए, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। जल्दी से आंसर दो 50 का। उत्तराखंड एपीओ 2016, मध्य प्रदेश हाई जुडिशल प्रीलिम 2016, राजस्थान एपीओ 2015 और यूपी एपीओ 2005, 2011, 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था। 50 का आपने दिया ए, 6 माह से अधिक के कारावास के लिए। किस किसने दिया है भाई? 50 का ए कितना ने दिया, रोशन ने दिया और नासरुद्दीन ने। बिल्कुल सही, 6 माह से अधिक के कारावास से। 1973 की धारा 259 पर आधारित है। सेक्शन 259 के अनुसार जब किसी ऐसे मामलों के विचारण के दौरान जो 6 माह से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय हो, मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि न्याय हित में मामले का विचारण वारंट मामले के विचारण की प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिए, तो मामले को इस प्रक्रिया के अनुसार सुन सकता है और प्रेक्षित साक्षियों को पुनः बुला सकता है। ठीक है, 6 माह से अधिक के कारावास से। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 51, क्या धारा 258 सीआरपीसी के संहिता के अधीन उन्मोचित किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए पुनः विचारण किया सकता है? रिपीट हो गया है। हाँ, उसी न्यायालय की अनुमति से उसे उन्मोचित किया उसे वो वापस विचारण कर सकता है। 51 का सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 52, ये भी रिपीटेशन में 6 माह से अधिक की कारावास की अवधि से। 52 भी सही है। नाउ 53, सीआरपीसी के अंतर्गत अविभाग सौदेबाजी से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अध्याय 19 में, 22 में, 21A में और 22A में। बताइए किसमें दिए गए हैं? दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अविभाग सौदेबाजी से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। कहां दिए गए हैं? 53। मध्य प्रदेश विभाजन 2017, राजस्थान एपीओ 2015, छत्तीसगढ़ विभाजन 2014, उत्तराखंड पीसीएस जूनियर फिल्म 2015 और झारखंड विभाजन फिल्म 2012 और छत्तीसगढ़ विभाजन 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। 53 का बी आंसर दिया सुनंदा, रोशन और सुनंदा ने। बार बार नहीं, एक बार भी दे दिया अपना आंसर, एक बार में दिख जाता भाई। अध्याय 21A बिल्कुल सही, एग्जैक्टली बी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, सौदा विभाग की प्ली बार्गेनिंग का अध्याय दंड प्रक्रिया संहिता में जोड़ा गया था। सीआरपीसी संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा, दंडिक विधि संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा,
दंड प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा, दैनिक विधि संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा। किसके द्वारा जोड़ा गया था बताओ? 54। यह आया था मध्य प्रदेश अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फिल्म 2017 में और यूपी सिविल जज 2006 में। $54 का ए नहीं है, 54 का बी है, बी। दांडिक विधि संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा अधिनियम संख्या 2 सन 2006 इसके द्वारा जोड़ा गया था। 54 का बी कहा सुनंदा ने, रोशन ने। 54 का सी कहा था, बी है, बी। बी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 55। सीआरपीसी के तहत संक्षिप्त विचारणा के अंतर्गत दिए जा सकने वाले अधिकतम कारावास की अवधि है 1 माह, 6 माह, 3 माह, 1 वर्ष। संक्षिप्त विचारणा के अंतर्गत दिए जा सकने वाले अधिकतम कारावास की अवधि बताना है। मध्य प्रदेश एपीओ 2002, उत्तराखंड पीसीए जूनियर फिल्म 2008, 2009, यूपी एपीओ 2011, मध्य प्रदेश फिल्म 1996, 1999, 2011, 2016 और छत्तीसगढ़ फिल्म 2016। पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आया ये। सीआरपीसी के तहत संक्षिप्त विचारणा के अंतर्गत दिए जा सकने वाले अधिकतम कारावास की अवधि है 1 माह, 6 माह, 3 माह, 1 वर्ष। जल्दी बताओ। 55 का बी किसने कहा? सुनंदा, कुलदीप, रोशन। एकदम सही, 3 माह, 3 मंथ। क्वेश्चन नंबर 56। एक मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने संक्षिप्त विचारणा किया तथा अभियुक्त को 6 मास के साधारण कारावास से दंडित किया। दंडाधिकारी द्वारा प्रदत्त दंडाज्ञा विधि के प्रावधान के विपरीत है, अत्यंत कठोर है, विधिवत है, उचित है। बताइए। 56 मध्य प्रदेश 1986। का ए इज करेक्ट आंसर। कुलदीप ने कहा और रोशन ने। एकदम से विधि के प्रावधान के विपरीत। विधि के प्रावधान संक्षिप्त विचारणा में अधिकतम कारावास कितना था? 3 माह। हमने जो पिछले उसमें क्वेश्चन में देखा था, यहाँ दे रहे हैं 6 माह। तो ये विधि के प्रावधान के विपरीत हो गया ना। ठीक है। इनमें से कौन धारा 263 के अनुसार सारांश परीक्षणों में रिकॉर्ड का एक ब्यौरा नहीं हो सकता है? आरोपी का वंश, शिकायतकर्ता का वंश, निष्कर्ष, तारीख जिस पर कार्रवाई समाप्त की गई है। बताइए जल्दी से। 57 राजस्थान एपीओ 2015। इनमें से कौन धारा 263 के अनुसार सारांश परीक्षणों में रिकॉर्ड का एक ब्यौरा नहीं हो सकता? सीआरपीसी 1973 की धारा 263 के अनुसार संक्षिप्त विचारित मामले में मजिस्ट्रेट ऐसे प्रारूप में जैसा राज्य सरकार निर्दिष्ट करे निम्नलिखित विशिष्टियां प्रविष्ट करेगा। मामले का क्रम संख्यांक, अपराध के जाने की तारीख, रिपोर्ट या परिवाद की तारीख, परिवादी का यदि कोई हो नाम, अभियुक्त का नाम, उसके माता पिता का नाम और उसका निवास। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? 57 का बी इज करेक्ट आंसर। किसने दिया? कुलदीप ने। बहुत बढ़िया कुलदीप। शिकायतकर्ता का वंश का ब्यौरा नहीं होगा। शिकायत परिवादी का यदि कोई हो तो उसका नाम बस होगा, बाकी किसी का नहीं होगा। बाकी और मैंने बताई दी आपको रिकॉर्ड में कौन रहेगा। बी इज करेक्ट आंसर। 57 का बी। 58 सीआरपीसी 1973 के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को समरी ट्रायल के लिए कौन शक्तियां प्रदान करता है? 1973 के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रथम श्रेणी को समरी ट्रायल के लिए कौन शक्तियां प्रदान करता है? सरकार, राज्य सरकार, शिक्षा न्यायालय, उच्च न्यायालय और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। बताइए कौन करता है? 58 मध्यप्रदेश 2014 कौन शक्तियां प्रदान करेगा? ऑप्शन 58 का डी नहीं है, ए भी नहीं है। यस, सुनंदा इज करेक्ट। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट करेगा वो शक्तियां प्रदान फर्स्ट क्लास को समरी ट्रायल के लिए। वो होगा उच्च न्यायालय। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध संचित रूप से विचारणीय नहीं है? चोरी जहां चुराई गई संपत्ति का मूल्य 500 रुपए से अनधिक है। प्रछन्न अतिचार, 300 रुपए से अधिक मूल्य की चुराई गई संपत्ति को छिपाने में सहायता करना, 250 रुपए से अधिक मूल्य की चुराई हुई संपत्ति को आईपीसी की धारा 411 के अंतर्गत प्राप्त करना या निर्धारित करना। बताइए। 59 झारखंड सिविल जज फिल्म 2008 कौन सा अपराध संचित रूप से विचारणीय नहीं है?
कौन सा अपराध संचित रूप से विचारणीय नहीं है? यस, 59 का बी इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही कहा अमन, और इसने कुलदीप ने भी कहा प्रचंड ग्रह थी 4। बाकी ए, सी और डी जो उसमें सूची दी गई है सेक्शन 261 क्लॉज 1 के अंतर्गत उपखंड ग में दी गई है सूची, उसके अंतर्गत सब समाहित है। बस बी नहीं है, उसमें प्रचंड ग्रह थी 4 उसमें नहीं शामिल है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किस अपराध का संक्षिप्त विचारण एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता? चोरी जहां चुराई हुई संपत्ति का मूल्य 2000 रुपए से अधिक नहीं है, चोराई जहां चुराई हुई संपत्ति का मूल्य 3000 रुपए से अधिक है, पशु अत्याचार अधिनियम के अधीन परिवाद, भारतीय दंड संहिता की धारा 454 और 456 के अधीन अपराध संक्षिप्त विचारण एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता है। वो क्या है बताओ? उत्तराखंड पीसीआई जूनियर प्रीलिम 2012। सिस्टी का सी नहीं है, सिस्टी का सी नहीं है, बी है, बी। सिस्टी का बी इज करेक्ट आंसर। चोरी जहां चुराई हुई संपत्ति का मूल्य 3000 रुपए से अधिक है वहां पे संचित विचार नहीं हो सकता है। वो सर ने बिल्कुल सही कहा। सीआरपीसी की धारा 260 के अनुसार एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उस मामले का संचित विचार नहीं कर सकता जहां चुराई संपत्ति का मूल्य 3000 रुपए से अधिक है। इस धारा में स्पष्टता कहा गया है कि जहां ऐसी चुराई संपत्ति का मूल्य 2000 से अधिक नहीं है वहीं पर कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपराध संचित विचार कर सकेगा, स्पष्ट रूप से कहा गया है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 61, सीआरपीसी 69 की निम्न धाराओं में से किस धारा के अंतर्गत बताया गया है कि द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट संचित विचार कर सकता है? सेक्शन 260 में, 262 में, 261 में, 263 में, बताइए किसमें? क्वेश्चन नंबर 61, यूपी सिविल जज 2016। कौन सा सेक्शन है? 61 का बी कहा कुलदीप ने वेरी फास्ट, और सुनंदा ने भी। सेक्शन 261 इज करेक्ट आंसर। सीआरपीसी 1973 की धारा 261 में द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट द्वारा संचित विचारण का प्रावधान है। इस धारा के अनुसार उच्च न्यायालय किसी ऐसे मजिस्ट्रेट को जिसमें द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट की शक्तियां निहित हैं, किसी ऐसे अपराध का जो केवल जुर्माने से जुर्माने सहित या रहित 6 माह से अधिक की कारावास दंडनीय है और ऐसे किसी अपराध का दुष्प्रेरण या ऐसे किसी अपराध को करने के लिए प्रत्येक का संचित विचारण करने की शक्ति प्रदान कर सकता है। कौन करेगा? उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 62, संचित विचारण के लिए मजिस्ट्रेट को पालन करना होगा सिविल प्रक्रिया संहिता में अधिकथित प्रक्रिया, समन प्रक्रिया, बांध प्रक्रिया, उच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार प्रक्रिया। बताओ संचित विचारण के लिए मजिस्ट्रेट का पालन क्या करना पड़ेगा? मध्यप्रदेश सिविल जज 1993 कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा? कुलदीप ने कहा 62 का बी, बिल्कुल सही कुलदीप। समन प्रक्रिया, समन ट्रायल का उपयोग किया जाएगा, समन प्रक्रिया का उपयोग किया जाएगा यहाँ पे। सुनंदा ने भी कहा 62 का बी इज करेक्ट आंसर। सेक्शन 262 क्लॉज 1 के अनुसार है ना। 62 का डी नहीं है, उच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार नहीं, समन प्रक्रिया इज करेक्ट आंसर। 62 का बी बिल्कुल सही बैच। 63, जब कोई व्यक्ति किसी मजिस्ट्रेट के आदेशों के अंतर्गत बंदीगृह में निरुद्ध है और उसे कोई दूसरा मजिस्ट्रेट अपने समक्ष आरोप का उत्तर देने के लिए बंदीगृह के बाहर साधक अधिकारी तो उसे प्रस्तुत करने का आदेश देता है, तब उस व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए या नहीं, या बंदीगृह के भाषक अधिकारी पर निर्भर करता है। बंदीगृह का भाषक अधिकारी यदि वह व्यक्ति इच्छुक है तभी और अवश्य प्रस्तुत करेगा। बंदीगृह का भाषक अधिकारी उसे प्रस्तुत करने हेतु भाग नहीं होगा यदि जेल 15 किलोमीटर से अधिक दूर है। यदि वह सुपुर्द की विचारणा अथवा प्राथमिक अन्वेषण के दौरान बंदी है तब बंदीगृह का वह भाषक अधिकारी उसे दूसरे मजिस्ट्रेट के आदेश का पालन करने में प्रवृत्त रहेगा। अब आपको बताना है आंसर 63 का। मध्य प्रदेश एपीओ 1995। जब कोई व्यक्ति किसी मजिस्ट्रेट के आदेशों के अंतर्गत बंदीगृह में निरुद्ध है तब एवं उसे कोई दूसरा मजिस्ट्रेट अपने समक्ष आरोप का उत्तर देने के लिए बंदीगृह के भाषक अधिकारी को प्रस्तुत करने का आदेश देता है, तो यदि वह बंदी व्यक्ति सुपुर्दगी विचारणा, कमिटल और ट्रायल या प्राथमिक अन्वेषण के दौरान बंदी है तब बंदीगृह का वह भाषक अधिकारी उसे दूसरे मजिस्ट्रेट के आदेश का पालन करने में प्रवृत्त रहेगा तथा ऐसा न करने के कारणों का विवरण न्यायालय को भेजेगा। सेक्शन 269 बी
ओके, तो क्या हो गया? डी इज करेक्ट आंसर। किसके साथ दिया है डी भाई? 63 का डी दिया है कुलदीप ने और नंदान है और रोशन ने भी। यस, यदि वह सुपुर्दगी विचारणा अथवा प्राथमिक अन्वेषण के दौरान बंदी है, तब बंदी गृह का वह वास्तविक अधिकारी उसे दूसरे मजिस्ट्रेट के आदेश का पालन करने में प्रवृत्त रहेगा, मतलब उसका पालन नहीं करेगा। यस, और उसका कारण भी देगा वो। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से कौन से मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अनुमति दी गई है? फिलिप बनाम चेज, ब्राउन बनाम बोर्ड ऑफ फाइनेंस, आर बनाम एक्स जस्टिस एक पक्षी एक्स पार्टी, पोलंस्की बनाम कॉन्ड नास्ट प्रकाशन। बताइए किस मामले में? छत्तीसगढ़ सिविल जज 2016 किस मामले में? जल्दी से आंसर दो 64 का। सिक्सटी फोर का डी इज करेक्ट आंसर। पोलंस्की बनाम कॉन्ड नास्ट प्रकाशन। सत्र 2004-2005 के मामले में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अनुमति दी थी। न्यायालय ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मामले को कम खर्च में प्रभावी एवं रिच्यू फेयर रूप से निस्तारित किया जा सकता है। 64 का डी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 65, द जजमेंट डिलीवर्ड बाय अ कोर्ट इन केस ऑफ प्ली bargaining is final, appealable, and appeal lies to the High Court. Final and no appeal except SLP under Article 136 and writ petition under Article 226 and 227 lies. Appeal lies directly to the Supreme Court. बताइए, the judgment delivered by a court in case of a plea bargaining is, बताइए 65, उत्तर प्रदेश अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फिल्म 2016। सीआरपीसी 1973 की धारा 265 के 6 के अनुसार अविभाग सौदेबाजी के मामले में न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा और ऐसे निर्णय के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई अपील संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन विशेष अनुमति याचिका और 100 और अनुच्छेद 226 तथा 227 के अधीन रिट याचिका के सिवाय दाखिल नहीं होगी। 65 का आंसर दो। या 65 का आंसर दिया है सी, नंदा ने, ईश्वर ने, कुलदीप ने। एग्जैक्टली, फाइनल एंड नो अपील एक्सेप्ट एसएलपी अंडर आर्टिकल 136 एंड रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 226 एंड 227 लाइज। बिल्कुल सही, सी इज करेक्ट आंसर। जजमेंट डिलीवर्ड बाय कोर्ट इन अ केस ऑफ प्ली बार्गेनिंग, अविभाग सौदेबाजी के तहत सेक्शन 265 6 के अनुसार मामले में न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा और ऐसे निर्णय के विरुद्ध किसी न्यायालय में अपील यदि होगी तो फिर कैसे होगी? संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन विशेष अनुमति याचिका और अनुच्छेद 226 227 के अधीन रिट याचिका के सिवाय दाखिल नहीं होगी। बिल्कुल सही। नाउ क्वेश्चन नंबर 66, प्ली बार्गेनिंग ऐसे अपराधों के संबंध में प्रयोज्य है जो अपराध मृत्युदंड या जीवन कारावास या खालिस्तान वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय नहीं है। 7 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष। मध्य प्रदेश अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फिल्म 2016। सूरत ने सही कहा, 66 का ए करेक्ट आंसर। 7 ईयर्स, 7 वर्ष से अधिक नहीं, 7 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास दंडनीय नहीं है। 66 का ए इज करेक्ट आंसर। यस। क्वेश्चन नंबर 67, कोई अभियुक्त दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत सौदेबाजी का विभाग करने के लिए आवेदन कर सकता है यदि उसने किया है एक अपराध डकैती का, चोरी का, लूट का, बलात्कार का। कोई अभियुक्त दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत सौदेबाजी का विभाग करने के लिए आवेदन कर सकता है यदि उसने किया है एक अपराध डकैती का, चोरी का, लूट का, बलात्कार का। बताइए 67।
उत्तराखंड पीसीआर जूनियर फिल्म 2016। कोई यस 67 का सी दिया है अमन ने और रोशन ने और कुलदीप ने। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा बेटा। ईश्वर ने और चेतना ने भी। यस, चोरी के अपराध में जो दंड है 3 वर्ष तक का है, बाकी सब में डकैती में ज्यादा है, लूट में भी ज्यादा है, बलात्कार में भी बहुत ज्यादा है ना। 10 वर्ष आजीवन कारावास तक की व्यवस्था है। तो उन्होंने कहा चोरी का मामला 3 वर्ष तक का है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा सुनंदा ने भी। यस, क्वेश्चन नंबर 68 सीआरपीसी 1973 के अंतर्गत सौदा विभाग के लिए निम्नों से कौन आवेदन कर सकता है? लोक अभियोजक, अन्वेषण अधिकारी, अपराध से पीड़ित व्यक्ति, अभियुक्त। कौन आवेदन कर सकता है? 68 यूपी सिविल जज 2015 सीआरपीसी 1973 के अंतर्गत सौदा विभाग के लिए निम्नों से कौन आवेदन कर सकता है? 68 का डी कहा सुनंदा ने वेरी फास्ट और कुलदीप ने भी बिल्कुल सही और राइट आंसर। स्पीड सही है और आंसर भी सही है। 69 ईश्वर ने भी कहा है 69 और रोशन ने भी 68 का सी कहा है, डी है डी। कोई अभियुक्त अनुनय समझौते प्ली बार्गेनिंग का आवेदन पत्र कहाँ दाखिल कर सकता है? किसी न्यायालय में, जिला न्यायालय में, उस न्यायालय में जहां ऐसा अपराध विचाराधीन है, उच्च न्यायालय में। कहाँ करेगा बताओ? किसी न्यायालय में, जिला न्यायालय में, उस न्यायालय में जहां ऐसा अपराध विचारणीय है, या उच्च न्यायालय में। 69 यूपीएपीओ सप्लीमेंट 2007 सीआरपीसी 73 की धारा 265 बी क्लॉज 1 के अनुसार किसी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति उस न्यायालय में अभिवचन के अनुनय समझौती प्ली बार्गेनिंग का आवेदन से दाखिल कर सकेगा जिसमें ऐसे अपराध विचारण के लिए लंबित हैं। 69 का सी इज करेक्ट आंसर। ईश्वर ने कहा 69 का सी, रोशन ने कहा और सुनंदा ने ए कहा था। किसी न्यायालय में नहीं, उस न्यायालय में जहां ऐसा अपराध विचारणीय है। सी इज करेक्ट आंसर। सेक्शन 265 बी क्लॉज 1 चेतना ने सोनी ने कहा 68 का ए नहीं है, डी है। क्वेश्चन नंबर 70 अविभाग सौदेबाजी के प्रावधान प्रयोज्य है केवल किशोर अपराधियों को अपीलीय प्रक्रम पर 7 वर्ष से अधिक दंड से दंडनीय अपराध में धारा 204 के अंतर्गत तामील जारी होने के बाद। बताओ 70 मध्य प्रदेश सिविल जज 2010 अविभाग सौदेबाजी के प्रावधान प्रयोज्य है केवल कहां? सेवेंटी का है यस, रोशन ने कहा सही। सेक्शन 204 के अंतर्गत तामील जारी होने के बाद। 70 का डी इज करेक्ट आंसर। रोशन और कुलदीप बिल्कुल सही है। सीआरपीसी 1973 में 2006 में संशोधन कर एक नया अध्याय अविभाग सौदेबाजी प्ली बार्गेनिंग नामक शीर्षक से जोड़ा गया था। सेक्शन 265 ए के अनुसार अध्याय के उपबंध उस अभियुक्त के संबंध में लागू होंगे जिसने मृत्यु, आजीवन कारावास, 7 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास के दंड के सिवाय अन्य अपराध कारित किया है या परिवाद पर ऐसे अपराध का संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 204 के तहत आदेश का जारी की गई है। इस अध्याय के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे जहां अपराध देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है या किसी स्त्री के विरुद्ध या 14 वर्ष से कम आयु के शिशु के विरुद्ध कारित किया गया है। यस, 70 का डी इज करेक्ट आंसर। 71 अपराध दंड सौदे प्ली बार्गेनिंग का सिद्धांत इनमें से किस दंडनीय अपराध के लिए लागू नहीं होगा? 2 साल की कैद, आजीवन कैद, 3 साल की कैद, 1 साल की कैद। 71 छत्तीसगढ़ सिविल जज 2017 सीधा क्वेश्चन है और सीधा आंसर दो उसका फटाक से। या 71 का सी बिल्कुल सही का कुलदीप। आजीवन कैद पर लागू नहीं होंगे, 2 साल, 3 साल और 1 साल इसमें शामिल है ना। यस यस यस, सबने सही कहा है। अमन ने भी सही कहा है। 72 अविभाग सौदेबाजी प्रावधान किस पर लागू होते हैं? भारत की सामाजिक आर्थिक स्थितियों पर प्रभाव डालने वाले अपराधों पर, स्त्रियों के विरुद्ध अपराधों पर, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के विरुद्ध अपराधों पर, ऊपर से कोई भी नहीं। भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर प्रभाव डालने वाले अपराधों पर, स्त्रियों के विरुद्ध अपराधों पर, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के विरुद्ध अपराधों पर, ऊपर से कोई भी नहीं। बताइए 72 का आंसर। अभी अपन ने देखा था यूपीएपीओ 2015 एक्सप्लेनेशन में अपन देख चुके हैं
यस 72 का डी बिल्कुल सही कहा कुलदीप। उपरोक्त में से किसी पर भी लागू नहीं होगा क्योंकि ये सब उसमें नहीं आते हैं। भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति में प्रभाव डालने वाले अपराधों पर नहीं होगा, स्त्रियों के विरुद्ध अपराधों पर, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के अपराधों पर किस पर लागू होते हैं। ठीक है, 72 का डी बिल्कुल सही कहा आपने। 73 प्री बार्गेनिंग एक नया अध्याय आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2005 2006 का 2 द्वारा दंड संहिता दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में जोड़ा गया है। में निहित है 265A से 265N, 265A से 265M, 265A से 265L और 265A से 265E। बताओ कहाँ तक क्या तक है, बताइए। 73 झारखंड सिविल जज फिल्म 2015। का सी कहा है किसने? ओके 73 का सी कहा है रोशन ने, सुनंदा ने और ईश्वर ने। बिल्कुल सही। 265A से लेके 265L तक एग्जैक्टली सी इज करेक्ट आंसर। कुलदीप 73 का बी नहीं है, ए सी है, सी। प्ली बार्गेन का लाभ एक आरोपी को नहीं दिया जा सकता यदि वह ऐसे अपराध में लिप्त है जिसमें सजा 7 वर्ष से कम है, अपराध मामूली अपराधों से संबंधित है, अपराध 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से संबंधित है, अपराध 14 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों से संबंधित है। अब उसमें पूछा क्या है कि एक आरोपी को नहीं दिया जा सकता लाभ, इसका कहां पे वो बताओ जल्दी से, सबको पता है इसका आंसर। 74 छत्तीसगढ़ सिविल जज 2016। एग्जैक्टली कुलदीप कुमार ने सही आंसर दिया है। अपराध 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से संबंधित है तो वहां पे उसको लाभ नहीं दिया जाएगा। यस 74 का सी इज करेक्ट आंसर। अभी मैंने देखा था ना रोशन, बी क्यों लगा रहे हो फिर? 75 अपराध जो देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं जिन पर विभाग चर्चा लागू नहीं होती है नहीं है को अधिसूचित किया जाएगा राज्य सरकार द्वारा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आयोग द्वारा, मानव अधिकार आयोग द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा। राजस्थान जुडिशल सर्विस एप्लीकेशन 2013। कौन बताएगा ये कि वो सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाले अपराध हैं? वो अधिसूचित किया जाएगा किससे, कौन करेगा? बिल्कुल सही कहा रोशन ने, ईश्वर ने, कुलदीप ने नहीं कहा, ईश्वर ने कहा केंद्र सरकार द्वारा। बिल्कुल सही। 75 का डी इज करेक्ट आंसर। धारा 265A क्लॉज 2 के अनुसार अपराधों का अवधारणा को जो तस्मै विधि के अधीन देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति की प्रभावित करने वाला अपराध होगा केंद्र सरकार इस द्वारा जारी करेगी। यस। क्वेश्चन नंबर 76 अविभाग चर्चा दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा जोड़ा गया, यह किन मामलों में लागू होता है? जो अपराध देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है, जो अपराध स्त्री के विरुद्ध हो, जो अपराध 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के विरुद्ध हो, जब एक व्यक्ति के विरुद्ध हो, सदोष अवरोध का अपराध हो। अविभाग चर्चा दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा जोड़ा गया है, किन मामलों में लागू होता है? यस बताइए। 76 बिहार पीसीएस जूनियर फिल्म 2009। अब आएगी यार, हाँ अब आ रही है। सीआरपीसी की
धारा 272 के अंतर्गत राज्य के अंदर उच्च न्यायालय से भिन्न न्यायालय की भाषा कौन अवधारित कर सकता है? उच्च न्यायालय, राज्य सरकार, उच्चतम न्यायालय और केंद्र सरकार। यस, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, बिल्कुल सही। साक्ष्य अभियुक्त अथवा उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में ही लिया जाना चाहिए। साक्ष्य अभियुक्त अथवा उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में ही लिया जाना चाहिए। आप इस पर क्या कहेंगे? यह एक अंतिम नियम है, ऐसा कोई नियम नहीं है, यह केवल वांछनीय है। अभिव्यक्त रूप से उपबंधित कुछ अपवादों को छोड़कर यह एक सामान्य नियम है। ठीक है, 78 का आंसर दो। मध्य प्रदेश एपीओ 1995। सेवेंटी 78 का आंसर देना है आपको। बिल्कुल सही कहा। व्यक्त रूप से उपबंधित कुछ अपवादों को छोड़कर एक यह सामान्य नियम है। बिल्कुल सही कहा। डी इज करेक्ट आंसर। डी इज करेक्ट आंसर। सेक्शन 273 के अनुसार अभिव्यक्त रूप से यह जैसा उपबंधित है उसके सिवा सभी साक्ष्य अभियुक्त या उसके बिल्डर की उपस्थिति में लिया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79। मजिस्ट्रेट अधिनियम की किस धारा के तहत कारागार में किसी बंदी की साक्षी के रूप में परीक्षा हेतु कमीशन जारी कर सकता है? सेक्शन 270, 272, 271, 273। इसके अंतर्गत बताओ। झारखंड सिविल जज प्रीलिम 2014 सेक्शन 270, यस 271 कहा आपने ना। 79 का भी कहा सुनता है रोशन, बिल्कुल सही। सेक्शन 271 इज करेक्ट। संहिता का अध्याय 22 कारागार में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी से संबंधित प्रावधान करता है। अध्याय को धारा 271 के अनुसार न्यायालय कारागार में निरुद्ध व्यक्तियों की परीक्षा हेतु धारा 284 के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। यस। क्वेश्चन नंबर 80। आपराधिक विचारणा में साक्ष्य कौन लिखता है? आपराधिक विचारणा में साक्ष्य कौन लिखता है? न्यायालय का कोई भी कर्मचारी, मजिस्ट्रेट, अधिवक्ता, विशेषज्ञ? बताइए कौन लिखता है? यूपी सिविल जज 2013। पेटी का बी दिया है रोशन ने, ईश्वर ने सुनंदा। यस, बी इज करेक्ट आंसर। मजिस्ट्रेट, एग्जैक्टली। संहिता की धारा 274 में समन मामलों में, धारा 275 वारंट मामलों में तथा 276 सेशन न्यायालय के समक्ष विचारणीय मामलों में यह उपबंध करती है कि साक्ष्य मजिस्ट्रेट द्वारा स्वयं लिखा जाएगा। यदि किसी असमर्थता के कारण वह स्वयं नहीं लिख सकता तो इस निमित्त नियुक्त न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा अभिलिखित करवाएगा। ठीक है। समन मामलों और पूछताछ में ज्ञापन केवल है गवाह के रिकॉर्ड, आरोपी के बयान का रिकॉर्ड, सबूत के रिकॉर्ड, सभी बयानों का रिकॉर्ड। बताइए जल्दी से। 81। का आंसर देना है आपको। झारखंड सिविल जज प्रीलिम्स 2015। समन मामलों और पूछताछ में ज्ञापन केवल है गवाह के रिकॉर्ड, आरोपी बयान का रिकॉर्ड, सबूत के रिकॉर्ड, सभी बयानों का रिकॉर्ड। 81 का सी इज करेक्ट आंसर, सबूत के रिकॉर्ड। 81 का सी। CRPC 1973 की धारा 274 समन मामलों और जांचों के अभिलेख में संबंधित है। मजिस्ट्रेट के समक्ष
विचारित सब समन मामलों में मजिस्ट्रेट प्रत्येक साक्षी की परीक्षा करता है और उसके साक्ष्य के सारांश का ज्ञापन मेमोरेंडम न्यायालय की भाषा में तैयार करता है। ऐसे ज्ञापन मजिस्ट्रेट हस्ताक्षर करेगा और वह अभिलेख का भाग होगा। अतः समन मामलों और पूछताछ में ज्ञापन सबूत के अभिलेख हैं, इसलिए सबूत के रिकॉर्ड की बात हो रही है। 81 का सी। का सी है, सी। क्वेश्चन नंबर 82, सीआरपीसी की किस धारा के अधीन साक्षी की भावभंगिमा को अभिलिखित करने का उपबंध है? 280, 278, 279, 281। मध्य प्रदेश हाई जुडिशल सर्विस फिल्म 2016, यूपी एपीओ 2015, राजस्थान जुडिशल सर्विस फिल्म 2014, उत्तरांचल सिविल जज 2002। किस सेक्शन के अंतर्गत सीआरपीसी के किस धारा के अधीन साक्षी की भावभंगिमा को अभिलिखित करने का उपबंध है? फास्ट आंसर दीजिए। 82 का यस, ईश्वर ने कहा ए इज करेक्ट आंसर। सेक्शन 280। सेक्शन 280 यस, सेक्शन 280। नाउ क्वेश्चन नंबर 83, सीआरपीसी 73 की निम्न कौन सी धारा दुभाषिया सत्यनिष्ठा ठीक से भाषांतर करने के लिए आबद्ध है, संबंधित है? सेक्शन 272, 280, 284, 282। बताइए जल्दी से। उत्तराखंड एपीओ 2010 किस सेक्शन के अंतर्गत एक दुभाषिया सत्यनिष्ठा के साथ ठीक ट्रांसलेशन करेगा? यस, 83 का डी इज करेक्ट आंसर। का डी इज करेक्ट आंसर। धारा 282। सीआरपीसी की धारा 282 के अनुसार जब किसी साक्ष्य या कथन के भाषांतर के लिए दुभाषिया की सेवा की किसी दंड न्यायालय द्वारा अपेक्षा की जाती है, तब वह दुभाषिया ठीक भाषांतर करने के लिए आबद्ध है सत्यनिष्ठा के साथ। क्वेश्चन नंबर 84, सीआरपीसी की संहिता सीआरपीसी की निम्नलिखित किस धारा के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का साक्षी के रूप में परीक्षण करने के लिए कमीशन जारी करने का प्रावधान किया गया है? 286, 287, 284, कोई भी नहीं। बताइए। 84 उत्तराखंड एपीओ 2010 किस सेक्शन के अंतर्गत राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का साक्षी के रूप में परीक्षण करने के लिए कमीशन जारी करने का प्रावधान है? 84 का बी कहा किसने? वेरी फास्ट, रोशन, बिल्कुल सही कहा रोशन मिश्रा। सेक्शन 284 इसे संबंधित प्रावधान करती है। सीआरपीसी में पूर्व दोष सिद्धि को साबित करने से संबंधित कौन सा प्रावधान है? 296, 298, 297 और 299। बताइए जल्दी से। 85 राजस्थान एपीओ 2015, उत्तरांचल सिविल जज 2005। सीआरपीसी में पूर्व दोष सिद्धि को साबित करने से संबंधित कौन सा प्रावधान है? 85 का सी सुनंदा। सेक्शन 298 सीआरपीसी 1973 की धारा 298 में यह प्रतिबंधित है कि पूर्व दोष सिद्धि या दोष मुक्ति कैसे साबित की जाए, जबकि धारा 296 में शपथ पत्र पर औपचारिक साक्ष्य है और 297 में उन प्राधिकारियों के बारे में उपबंध है जिनके साक्ष्य शपथ पत्रों पर शपथ ग्रहण किया जा सकता है, तथा 299 में अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य अभियुक्त किए जाने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। 85 का सी इज करेक्ट आंसर। यस, सीआरपीसी संहिता सीआरपीसी के अंतर्गत फरार अभियुक्त की गैर हाजिरी में साक्षी की परीक्षा की जा सकती है। अंतर्गत फरार अभियुक्त की गैर हाजिरी में साक्षी की परीक्षा की जा सकती है। सेक्शन 299, 224, 321 और 301 के अंतर्गत। बताइए। 86 अभी बताया था मैंने।
यस 86 है इज करेक्ट आंसर। सेक्शन 299 अभी अपन इस बारे में बात की थी। सेक्शन 299 में अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य अभिलिखित किए जाने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। एग्जैक्टली 87 निम्न में से कौन सी धारा आर्टिफोयस एक्ट और आर्टिफोयस कन्विक्ट के सिद्धांत पर आधारित है? आर्टिफोयस एक्ट और आर्टिफोयस कन्विक्ट के सिद्धांत पर आधारित है। सीआरपीसी की धारा 289, 295, 300 और 327 बताइए। 87 झारखंड सिविल जज फिल्म 2012 और 2015। 87 के कुलदीप ने आंसर दिया सी और दिया अमन ने, और मंदाकिनी भी 87 का सी कह रही है। बिल्कुल सही। तो बहुत लेट हो गए मंदाकिनी, क्या बात है। सीआरपीसी सेक्शन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 300। यस सेक्शन 300 इज करेक्ट। आर्टिफोयस एक्ट प्रांग दोष मुक्ति और आर्टिफोयस कन्विक्ट पूर्व दोष सिद्धि का सिद्धांत दंड प्रक्रिया की धारा 300 पर आधारित है। इस धारा के अंतर्गत उपबंधित है कि एक बार दोष सिद्धि या दोष मुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारणा नहीं किया सकता है। इस धारा के अधीन चूंकि इंग्लिश कॉमन लॉ का यह सुविख्यात सूत्र समाविष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही बात के लिए एक बार से अधिक नहीं बताया जाना चाहिए। अतः यदि किसी व्यक्ति का केवल इस आधार पर दूसरी बार विचारणा किया जाता है कि पहले वाले विचारणा में कतिपय अभिकथन नहीं किए गए थे, तो इस आधार को मान्यता नहीं दी जा सकती और दूसरे विचारणा की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसलिए इसको सिद्धांत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 एक आपराधिक विचारणा में बगैर सरकार के रासायनिक परीक्षक को प्रस्तुत किए उसके द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन किसी कार्रवाई के दौरान विश्लेषण के लिए सम्यक रूप से भेजी गई किसी चीज के बारे में दी गई रिपोर्ट को साक्ष्य उपयोग में नहीं लिया सकता है। मात्र समन प्रकरणों में साक्ष्य उपयोग लिया सकता है। साक्ष्य उपयोग में लिया जा सकता है साक्ष्य में आया अनुसंधान अधिकारी की स्मृति ताजा किए जाने मात्र तक उपयोग में लिया जा सकता है। बताइए 88 है वो। राजस्थान जुडिशल सर्विस फिल्म 2013। सीआरपीसी कब तक चलेगा सर? ओहो, तुम क्वेश्चन करती हो कि कब क्या खत्म हो गया, क्या चलने वाला है, और फिर चली जाती हो। कल भी तुमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, उसके बाद गायब हो गई थी। आज फिर क्वेश्चन कर रही हो कि सीआरपीसी कब खत्म होगा। जैसे ही खत्म होगा तो हम दूसरा शुरू करेंगे। ठीक है मंदाकिनी, तुम चिंता मत करो, सब चलता रहेगा, चल रहा है और चलते चलते खत्म हो जाएगा। सब कुछ खत्म हो जाता है फिर शुरू हो जाता है। ये जीवन का क्रम है, जीवन चलता है ऐसे ही वो खत्म हो जाता है। इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं, बस पढ़ाई करो मन लगा के। ठीक है। 88 का सी है, साक्ष्य में उपयोग में लिया जा सकता है। सी इज करेक्ट आंसर। साक्ष्य में उपयोग में लिया जा सकता है इस करेक्ट आंसर। 88 का सी। संहिता की धारा 293 क्लॉज 1 के प्रावधान ये कहते हैं कि कोई दस्तावेज जो किसी सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ की जिसे यह धारा लागू होती है, इस संहिता के अधीन किसी कार्रवाई परीक्षा विश्लेषण और रिपोर्ट के लिए सम्यक रूप से उसे भेजी गई किसी सामग्री या चीज के बारे में स्वहस्ताक्षर रिपोर्ट होना तात्पर्य है। संहिता के अधीन किसी जांच विचारणा या अन्य कार्रवाई में साक्ष्य के तौर पर उपयोग में लाई जा सकेगी। और धारा 293 क्लॉज 4 के अनुसार धारा निम्न सरकारी वैज्ञानिकों को लागू है। सरकार का रासायनिक परीक्षक या सहायक रासायनिक परीक्षक, मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, अंगुली छाप कार्यालय निदेशक, हापकिन संस्थान मुंबई, केंद्रीय या राज्य न्याय संबंधी विज्ञान प्रयोगशाला का निदेशक और सरकारी सीरम विज्ञानी। ठीक है। 89 आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 306 या धारा 307 के अधीन क्षमा दान स्वीकार कर लेने वाले व्यक्ति ने किसी अत्यावश्यक बात को जानबूझकर छिपाकर या मिथ्या साक्ष्य देकर उस शर्त का पालन नहीं किया है जिस पर क्षमादान किया गया था, यह कौन प्रमाणित करेगा? जिला मजिस्ट्रेट, लोक अभियोजक, सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। बताइए जल्दी से। 89 मध्य प्रदेश 2002। 89 का सी आंसर दिया है कुलदीप ने, चेतना ने, और मंदाकिनी का 89 का ए नहीं है बेटा, सी है। पूजा ने कहा 89 का डी, सी है सी। लोक अभियोजक, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सीआरपीसी 1973 की धारा 308 के अनुसार लोक अभियोजक प्रमाणित करेगा कि उसकी राय में क्षमादान स्वीकार कर लेने वाले व्यक्ति ने या तो किसी अत्यावश्यक बात को जानबूझकर छिपाकर या मिथ्या साक्ष्य देकर क्षमादान की शर्त का पालन नहीं किया है। ठीक है।
ठीक, कौन प्रमाणित करेगा? तो उन्होंने कहा लोक अभियोजक प्रमाणित करेगा। 80 अब आगे 90 सह अपराधी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 के अंतर्गत क्षमादान कब दिया सकता है? अकॉम्प्लिस सह अपराधी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 के अंतर्गत क्षमादान कब दिया जा सकता है? अन्वेषण के दौरान, विचारण के दौरान, जांच के दौरान, इनमें से सभी। कब? 90। मध्य प्रदेश एपीओ 2008। ओके, 90 का डी दिया, सबने दिया, इनमें से सभी को। यस, 306 के अंतर्गत क्षमादान कब दिया जा सकता है? अन्वेषण के दौरान हो सकता है, विचारण के दौरान हो सकता है, जांच के दौरान हो सकता है। सही है, 90 का डी बिल्कुल सही कहा आपने। ओके, कुलदीप, मंदाकिनी, अमन, पूजा, ईश्वर और रोशन, एवरीबॉडी इज करेक्ट। न्यायालय के निर्णय से पूर्व अभियुक्त को क्षमादान देने का प्रावधान अधिनियम की किस धारा में है? न्यायालय के निर्णय से पूर्व अभियुक्त को क्षमादान देने का प्रावधान अधिनियम की किस धारा में है? 306, 301, 307, 310, बताइए। 91। झारखंड सिविल जज फिल्म 2014। क्या कहा आपने? बी आंसर दिया है 91 का। बी किस किसने दिया है भाई? रोशन ने दिया है और अमन ने दिया है, और ऊपर अमन ने दिया है। ओके, 91 का बी बिल्कुल कुलदीप ने कहा है। 91 का बी इज करेक्ट आंसर। धारा 307 सीआरपीसी की धारा 307 मामले की सुपुर्दगी पश्चात तथा निर्णय पूर्व किसी व्यक्ति जो अपराध से संबंधित एक साक्ष्य विचारण के में प्राप्त करने हेतु उसे क्षमादान देने का उपबंध करती है। सामान्यतः ऐसे व्यक्ति को सरकारी गवाह कहा जाता है। यस। क्वेश्चन नंबर 92। सीआरपीसी की धारा 306 के अंतर्गत सह अपराधी को कौन क्षमादान दे सकता है? केवल सीजेएम, केवल मल्टीपल मजिस्ट्रेट, केवल प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, उपरोक्त सभी? बताइए। 92। उत्तराखंड सिविल जज 2009। मंदाकिनी, अगले हफ्ते में एक खत्म हो जाएगी सीआरपीसी, है ना। अगले हफ्ते में नया कोई सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा, है ना। इस हफ्ते में तो खत्म नहीं होगी, अगले हफ्ते में खत्म हो जाएगी, क्योंकि बुधवार के बाद गुरुवार और शुक्रवार 2 दिन और क्लास लेता हूं मैं। सैटरडे संडे क्लास नहीं लेता। 92 का डी है बिल्कुल सही, उपयुक्त सभी। 92। 93। जो मजिस्ट्रेट जांच के किसी स्तर पर सह अपराधी को क्षमा करने के लिए सक्षम है वह है प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, विशेष मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट? बताइए। मध्य प्रदेश 1993। ए तथा सी दोनों होंगे, है ना। इसमें यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन डिस्प्यूटेड हो जाएगा, है ना, और ए तथा सी दोनों हो जाएंगे। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट भी सक्षम है और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भी सक्षम है, इसलिए ए एवं सी बिल्कुल सही है। ए और सी दोनों सही है, यदि आएंगे तो दोनों आएंगे। मैंने ये काम पढ़ा है सर, मैंने ये कम पढ़ा है सर। ओके ओके, ए तथा सी दोनों है ना, ए भी है और सी भी है। 93 का ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, या ये कह सकते हैं, पर ए और यदि क्वेश्चन ऐसा आता है तो ए सी दोनों होंगे और हम क्वेश्चन को डिस्प्यूट में ले जाएंगे और हमें क्वेश्चन के नंबर मिल जाएंगे। या तो ए आएगा या सी आएगा, क्योंकि दोनों ही सक्षम है ना, ए भी सक्षम है और सी भी सक्षम है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा अभियुक्त को अपनी पसंद के अधिवक्ता द्वारा बचाव का अधिकार प्रदान करती है? 304, 302, 303, 306 ऑफ सीआरपीसी? बताइए जल्दी। 94। छत्तीसगढ़ सिविल जज 2017। सुनंदा ने कहा 94 का ए, बी है बी, 94 का बी, सेक्शन 303
सेक्शन 303 में जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई संस्थित की गई है उसका प्रतिरक्षा करने का अधिकार प्रावधानित है। जो व्यक्ति दंड न्यायालय के समक्ष अपराध के लिए अभियुक्त है जिसके विरुद्ध इस संहिता के अधीन कार्रवाई संस्थित की गई है उसका यह अधिकार होगा कि उसकी पसंद के अधिवक्ता द्वारा उसकी प्रतीक्षा की जाए। इसलिए 94 का बी सेक्शन 303। क्वेश्चन नंबर 95, यदि किसी अभियुक्त के पास यथेष्ट साधन नहीं है कि वह अपने बचाव के लिए पीटर रख सके तो सत्र न्यायालय उसकी प्रतिरक्षा के लिए राज्य के व्यय पर उसे पीटर उपलब्ध कराएगा। यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत है? 301, 306, 304, 305। बताइए। राजस्थान जुडिशियल प्रेम 2013, मध्य प्रदेश 2012, यूपी एपीओ 2002। सेक्शन 304 किसने दी? कहा आंसर 95 का कुलदीप, अमन, वृंदा और अमन है। सेक्शन 304 इज करेक्ट आंसर। सेक्शन 304 की धारा 1 यह वर्णित करती है कि यदि सत्र न्यायालय के समक्ष विचारणा में न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त के पास पीड़न नियुक्त करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है तो न्यायालय उसकी प्रतिरक्षा के लिए राज्य के व्यय पर उसे पीड़न उपलब्ध कराएगा। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित धाराओं में से किसमें अभियुक्त को राज्य के व्यय पर सत्र न्यायालय में विधिक सहायता प्रावधानित है? 406, 304, सेक्शन 301 और 306 सीआरपीसी। मध्य प्रदेश हायर जुडिशियल प्रेम 2017, छत्तीसगढ़ सिविल 2016, 2002, 2005, 2013, 2015, उत्तराखंड में, राजस्थान जेएलओ में 2014 में। 96 का सी आंसर दिया है, बिल्कुल सही कहा है, सेक्शन 304 सीआरपीसी। लगभग सबने सही आंसर दिया है, इसके बाद अपन आगे चल देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 97, सीआरपीसी की कौन सी धारा दोहरे जोखिम, डबल जियोपार्डी या पूर्व दोषसिद्धि आर्टिफोयस कन्विक्ट के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है? 400, 300, 403 और 301। बताइए जल्दी से, अभी मैंने देखा था। छत्तीसगढ़ सिविल 2015, उत्तरांचल सिविल 2002, 2013, उत्तराखंड एपीओ 2010। कौन सा सेक्शन है वो? 97 का सी सेक्शन है, बिल्कुल सही कहा। कुलदेव, अमन, सुनंदा और अमन। बार बार आंसर मत दो अमन, एक ही बार में समझ जाते हैं ना बेटा, एक बार आंसर दे दिया करो, परेशान मत हुआ करो बार बार। बिल्कुल सही, 97 का सी इज करेक्ट आंसर। ईश्वर ने भी कहा है, पूजा ने भी कहा, मंदार ने भी ओके, अमन ने भी कहा है, सी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 98, दोहरे परिसंकट के विरुद्ध संरक्षण को सीआरपीसी किस धारा में समाविष्ट किया गया है? 302, 308, 300, 304। फिर से क्वेश्चन पूछा गया लेकिन अलग टाइम में आया है, ये आया है मध्य प्रदेश हाई जुडिशियल प्रेम 2017 में। इसका आंसर भी आपको पता है, 98 का यस, 98 का बी इज करेक्ट आंसर, सेक्शन 300। क्वेश्चन नंबर 99, घा को लूटने के लिए का, खा और गा पर विचारण चला एवं न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी दोषी ठहराया। क्या उन्हीं तथ्यों पर उन्हीं आरोपी गणों पर डकैती का आरोप लगाकर विचारण किया सकता है? हाँ, नहीं। धारा 300 प्रक्रिया संहिता बात करती है, अवैधानिकता होगी। बताइए। 99, छत्तीसगढ़ सिविल 2003, घा को लूटने के लिए का, खा और गा पर विचारण चला एवं न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी ने दोषी ठहराया। क्या उन्हीं तथ्यों पर उन्हीं आरोपी गणों पर डकैती का आरोप लगाकर विचारण किया सकता है? बताइए जल्दी से। यस, रोशन ने बिल्कुल सही कहा, 99 का ए इज करेक्ट आंसर। हाँ, किया जा सकता है, सी नहीं आएगा, ए है, ए। हाँ, जो व्यक्ति किसी ऐसे कार्य से बनने वाले किसी अपराध के लिए दोषित किया गया है जो ऐसे परिणाम उत्पन्न करता है जो उस कार्य से मिलकर उस अपराध से जिसके लिए वह दोषित हुआ है भिन्न कोई अपराध निर्मित करते हैं, तो उसका ऐसे अंतिम अपराध के लिए तत्पश्चात विचारण किया जा सकता है यदि उस समय जब वह दोषित किया गया था यह परिणाम नहीं हुए थे अथवा उनका होना न्यायालय को ज्ञात नहीं था। धारा 300 क्लास 3, अतः घा को लूटने के लिए घा के लिए दोषी ठहराए गए का, खा एवं गा पर उन्हीं तथ्यों पर डकैती का आरोप लगाकर उनका विचारण किया सकता है। सेक्शन 300 का जो एग्जाम्पल है चा पे आधारित है। 99 का ए इज करेक्ट आंसर। सेक्शन 300 का दृष्टांत एग्जाम्पल चा। नाउ 100, बा को घोर उपधिकारित करने के लिए आ का विचारण किया जाता है और वह दोष सिद्ध किया जाता है, तत्पश्चात बा मर जाता है।
आपराधिक मानववध के लिए आगे पुनर्विचार किया सकेगा, आपराधिक मानववध के लिए आगे पुनर्विचार नहीं किया सकेगा, न्यायालय के विवेक पर निर्भर करेगा, उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। बताओ। मध्य प्रदेश एपीओ 1997। क्वेश्चन नंबर 100। यस, 100 का ए इज करेक्ट आंसर। आपराधिक मानववध के लिए आ का पुनः विचारणा किया जा सकेगा। ए इज करेक्ट आंसर। एग्जैक्टली। पूजा ने भी कहा 100 का ए होगा। पूजा हो गई शिफ्टिंग। चलो क्वेश्चन नंबर 101। क्या कोई अभियुक्त अपने बचाव में सक्षम साक्षी हो सकता है? क्या कोई अभियुक्त अपने बचाव में सक्षम साक्षी हो सकता है यदि वह स्वप्रेरणा से लिखित आवेदन दे? नहीं हो सकता। सत्र न्यायालय की अनुमति से, उच्च न्यायालय की अनुमति से। बताइए। 101। क्वेश्चन नंबर 101। मध्य प्रदेश विजय 1999 1999। यस, अमन ने कहा 101 का ए बिल्कुल सही। यदि वह स्वप्रेरणा से लिखित आवेदन दे। यस जी सर, हो गई। ओके। धर्मप्रति संहिता 1973 की धारा 315 का के अनुसार अभियुक्त अपने बचाव में सक्षम साक्षी हो सकता है और अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों को नासाबित करने के लिए शपथ पर साक्ष्य दे सकता है यदि वह न्यायालय से स्वयं लिखित प्रार्थना करे कि उसे साक्षी के रूप में बुलाया जाए। ठीक है, ए इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 102। धर्मप्रति संहिता की धारा 313 के अधीन न्यायालय द्वारा अभियुक्त का बयान लिया जाता है शपथ पर नहीं। न्यायालय के विवेकानुसार या शपथ पर अथवा बिना शपथ पर, या तो शपथ पर या विवेकानुसार बिना शपथ के, इस बात का ध्यान रखते हुए कि मामला समान मामला का है या वारंट मामले का। बचाइए। 102। मध्य प्रदेश अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फिल्म 2016, उत्तराखंड पीसीएस जूनियर फिल्म 2012। सीआरपीसी की धारा 313 की उपधारा 2 के अनुसार जब अभियुक्त की उपधारा 1 के अधीन परीक्षा की जाती है तब उसे कोई शपथ नहीं दिलाई जाएगी। इसलिए क्या होगा? बी इज करेक्ट आंसर। 102 का बी किसने कहा है? अमन ने कहा है, और रोशन ने, और सुनंदा ने, और ईश्वर ने। बी शपथ पर नहीं। यस, बी इज करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, नाइस। पूजा ने भी कहा, ईश्वर ने भी कहा। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। एक्यूज स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 313 सीआरपीसी इज टू बी रिकॉर्डेड ऑन ओथ। अबव स्टेटमेंट इज ट्रू, अबव स्टेटमेंट इज फॉल्स, अबव स्टेटमेंट इज पार्शियली ट्रू, नन ऑफ द अबव। बताइए। 103। उत्तर प्रदेश अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फिल्म 2009। एक्यूज स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 313 CRPC is to be recorded on oath. Above statement is true, above statement is false, above statement is partially true, none of the above. 103 का B is correct answer। अमन बिल्कुल सही कहा। अमन, above statement is false, ऐसा कथन क्या है? गलत है। यस, पूजा ने भी कहा 103 का B। ईश्वर व्यास 3 का डी नहीं है, बी है। 104 सीआरपीसी 1973 की किस धारा में स्टेट के द्वारा किसी व्यक्ति को अपने हस्ताक्षर हस्तलेख देने के लिए निर्देश की शक्ति को समाविष्ट किया गया है? 310 ए में, 312 ए में, 311 ए में और 313 ए में। बताइए। 104 उत्तराखंड पीसीएस जूनियर फिल्म 2016। कहां समाविष्ट किया गया है? 311 ए में। यस, 311 ए में। बी इज करेक्ट आंसर। 104 का बी किसने दिया है? सुनंदा ने, और मंदाकिनी ने, और ईश्वर ने। यस। 1973 की धारा 311 ए में नमूना हस्ताक्षर हस्तलेख देने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति प्रावधानित है। यह धारा वर्ष 2005 के संशोधन अधिनियम द्वारा अंतः स्थापित है। यस। क्वेश्चन नंबर 105।
संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अभियुक्त के परीक्षण का प्रयोजन है कि अभियुक्त अपने विरुद्ध साक्ष्य प्रकट होने वाली किन्हीं परिस्थितियों का स्वयं स्पष्टीकरण कर सके, अभियुक्त को उसकी प्रत्यक्षा ज्ञात हो सके, अभियुक्त को उसके विरुद्ध अधिरोपित आरोपों का ज्ञान हो सके। उपरोक्त सभी क्या है? अभियुक्त परीक्षण प्रयोजन क्या है? 313 के अंतर्गत अभियुक्त के परीक्षण का प्रयोजन है क्या? यह आया था मध्य प्रदेश सिविल जज फिल्म 2012 में। यस, एक आंसर दिया है 105 का अमन ने, ईश्वर ने और सुंदर। यस का अभियुक्त अपने विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट होने वाले किन्हीं परिस्थितियों का स्वयं स्पष्टीकरण कर सके। यस, तो ये इस करेक्ट आंसर। अभियुक्त अपने विरुद्ध साक्ष्य प्रकट होने वाले किन्हीं परिस्थितियों का स्वयं स्पष्टीकरण कर सके। 105 सीआरपीसी 1973 की धारा 313 के अंतर्गत अभियुक्त के परीक्षण का प्रयोजन है कि अभियुक्त अपने विरुद्ध साक्ष्य प्रकट होने वाली किन्हीं परिस्थितियों का स्वयं स्पष्टीकरण कर सके। यस। नाउ क्वेश्चन नंबर 106 सेक्शन 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन अभियुक्त का परीक्षण करते हुए न्यायालय अभियुक्त को उसकी सहमति शपथ दिला सकता है, अभियुक्त को शपथ दिलाने हेतु आबद्ध है, अभियुक्त को प्रश्न का उत्तर देने हेतु विवश नहीं कर सकता, अभियुक्त को उत्तर देने से इंकार करने या उसके मिथ्या उत्तर देने पर उसके विरुद्ध कार्रवाई कर उसे दंडित कर सकता है। बताइए 106 मध्य प्रदेश एपीओ 1993। 106 जल्दी से बताओ। यस, 106 का सी कहा है अमन सिंह, अमन ने वेरी फास्ट, और पूजा ने कहा यस, सुनंदा ने भी कहा सी इज करेक्ट आंसर। अभियुक्त को प्रश्न का उत्तर देने हेतु विवश नहीं कर सकता है, बिल्कुल सही, सी इज करेक्ट आंसर। डी नहीं है रोशन। 107 विचारणा के दौरान न्यायालय द्वारा एक अभियुक्त के कथनों को अभिलिखित किया जाता है। सीआरपीसी 1973 की धारा 311 में, 312 में, 313 में, 314 में। बताइए किसमें? उत्तराखंड पीसीएस जूनियर फिल्म 2014। यस, 107 का सी इज करेक्ट आंसर। सेक्शन 313 में विचारणा के दौरान न्यायालय द्वारा एक अभियुक्त के कथनों को अभिलिखित किया जाता है, धारा 313 में। यस, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 108 विचारणा के दौरान न्यायालय द्वारा एक अभियुक्त के कथनों को अभिलिखित किया जाता है, धारा 313 में। अपना रिपीट हो गया क्वेश्चन है। 109 सीआरपीसी धारा 313 संहिता के अधीन अभियुक्त का परीक्षण करते हुए न्यायालय अभियुक्त को प्रश्न का उत्तर देने हेतु विवश नहीं कर सकता है। अपन ने भी देख लिया था, है ना, रिपीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 110 निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में निर्णय दिया है कि निष्पक्ष सुनवाई के बहाने गवाह को बार बार बुलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती? हरियाणा सरकार बनाम राम मेहर 2016, तमिलनाडु सरकार बनाम के रमेश 2015, सीबीआई बनाम मनिंदर सिंह 2016, पूजा पाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2016। बताइए किस मामले में? 110 छत्तीसगढ़ सिविल जज 2017 है आइडिया तो बताओ जल्दी से, बताता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर दो। 110 का आंसर दिया जाए। 110 का एक कहा पूजा ने, बहुत बढ़िया पूजा, ए इज करेक्ट आंसर। हरियाणा सरकार बनाम राम मेहर 2016 के मामले में कहा गया था। 2016 सुप्रीम कोर्ट के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अंतर्गत निष्पक्ष सुनवाई के बहाने साक्षी को बार बार बुलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। बिल्कुल सही, 110 का ए इज करेक्ट आंसर। किसने दिया है? पूजा और सुनंदा। वेरी गुड, नाइस। नाउ क्वेश्चन नंबर 111 सीआरपीसी किस धारा के अधीन न्यायालय को किसी भी व्यक्ति को साक्षी के रूप में समन करने का विवेकाधिकार है? सेक्शन 311, 311 ए, 319, 313। बताइए। यूपी एपीओ फिल्म 2011, 2015 और यूपी एपीओ सप्लीमेंट 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था। 111 का आंसर देना है अपन को। सीआरपीसी 1973 की धारा 311 के अधीन न्यायालय को यह शक्ति है कि वह विचारणा के किसी भी प्रकरण में, किसी भी चरण में किसी व्यक्ति को साक्षी के रूप में बुला सकता है और पुनः परीक्षण कर सकता है, पुनः परीक्षा कर सकता है।
तो 111 का ए आंसर बिल्कुल सही है। सेक्शन 311 इज करेक्ट, सुनंदा ने कहा है। वेरी फास्ट सुनंदा, वेरी गुड। ओके, लगभग सबने कहा है। सी नहीं है रोशन, ए है। अमन बी नहीं है, ए है ना। क्वेश्चन नंबर 112, सीआरपीसी के अंतर्गत जब जांच अथवा विचारण भारतीय दंड संहिता की धारा 376 से 376 डी के अधीन अपराध से संबंधित है तो जांच अथवा विचारण यथासंभव अभियोग पत्र प्रस्तुत करने के दिनांक से किस अवधि के अंदर पूरा किया जाएगा? 1 माह, 3 माह, 2 माह, 6 माह, कितने समय में किया जाएगा जबकि मामला सेक्शन आईपीसी के 376 से 376 डी के अधीन अपराध संबंधित है? जांच अथवा विचारण जो है यथासंभव अभियोग पत्र प्रस्तुत करने के दिनांक से किस अवधि के अंदर पूरा किया जाएगा? 112 मधुर सृजा 2013, कितना समय लेना चाहिए उनको? 112 का बी का सुनंदा है बिल्कुल सही, 2 माह, 2 माह के अंदर उसको पूरा करना पड़ेगा। सीआरपीसी की धारा 309 क्लॉज 1 के उपबंध करती है कि प्रत्येक जांच विचारण में कार्रवाई यथासंभव शीघ्रता से की जाएगी। धारा 309 का क्लॉज 1 का परंतु यह स्पष्ट करता है कि आईपीसी की धारा 376 से 376 डी के अधीन किसी अपराध के संबंध में जांच या विचारण साक्ष्यों की परीक्षा जो अभियोग पत्र प्रस्तुत होने पर प्रारंभ होती है कि प्रारंभ की तिथि से 2 मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। इसलिए 2 माह हो गया। ठीक है, सामान्य रूप से कितना है? शीघ्र की जाएगी, लेकिन इन मामलों में 2 माह के भीतर वो कंप्लीट की जाएगी ना। क्वेश्चन नंबर 113, सीआरपीसी 73 की धारा 308 के अंतर्गत एक सह अपराधी जो क्षमादान की शर्तों को पूरा नहीं करता का झूठा साक्ष्य देने के लिए अलग से विचारण हो सकता है, लेकिन निम्न की अनुमति से सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, किसकी अनुमति से? बताइए। 113 यूपी एपीओ 2005-2006, एक 113 का बी का सुनंदा है बिल्कुल सही, उच्च न्यायालय की अनुमति से, उच्च न्यायालय की अनुमति से, यस एग्जैक्टली। सीआरपीसी 73 की धारा 308 से अपराधी द्वारा क्षमादान की शर्तों का पालन न करने वाले व्यक्ति के विचारण का प्रावधान करती है। संहिता की धारा 308 के अनुसार जब धारा 306 या धारा 307 के अधीन प्रावधान किए गए व्यक्ति के संबंध में लोक अभियोजक या प्रमाणित कर देता है कि उसकी राय में ऐसे व्यक्ति ने किसी आवश्यक बात को छुपाया है या मिथ्या साक्ष्य दिया है तो उसका मिथ्या साक्ष्य देने के लिए विचारण हो सकता है, परंतु इसके लिए उच्च न्यायालय की मंजूरी ली जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने, नाइस। क्वेश्चन नंबर 114, न्यायिक अभिरक्षा से किसी अभियुक्त व्यक्ति को 15 दिन तक की पुलिस अभिरक्षा में भी सौंपा जा सकता है। सीआरपीसी 1973 की में किस धारा के अधीन संभव है? 482 में, 386 में, 167 में और 309 के स्पष्टीकरण 1 में। बताइए। राजस्थान एपीओ 2011, सॉरी 113 का बी सही है। अब 114 का आंसर देना है। 114 का बी किसने कहा है? रोशन ने। सुनंदा ने कहा 114 का बी, डी इज करेक्ट आंसर है ना। सेक्शन 309 के स्पष्टीकरण 1 में। सीआरपीसी की 1973 की धारा 309 के स्पष्टीकरण 1 में स्पष्ट किया गया है कि अभियुक्त द्वारा अपराध किए जाने के संदेह के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य है और यह संभाव्य है कि प्रतिप्रेषण करने पर अतिरिक्त साक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, तो यह प्रतिप्रेषण का एक उचित कारण होगा। ठीक है, प्रतिप्रेषण का एक उचित कारण होगा। तो धारा 309 के स्पष्टीकरण 1 में। तो 114 का क्या हो गया? डी इज करेक्ट आंसर हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 115, एक न्यायिक मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति का पुलिस अभिरक्षा में निरोध प्राधिकृत कर सकता है। एक न्यायिक मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति का पुलिस अभिरक्षा में निरोध प्राधिकृत कर सकता है 7 दिनों के लिए, 15 दिनों के लिए, 60 दिनों के लिए, 90 दिनों के लिए। बताइए। 115 यूपी एपीओ फिल्म 2011। 115 का बी आंसर दिया सुनंदा, वेरी फास्ट, बिल्कुल सही सुनंदा। सेक्शन अधिकतम 15 दिनों के लिए, कंडीशनल 60 दिनों के लिए भी हो सकता है और कंडीशनल 90 दिन के लिए भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ न्यायिक मजिस्ट्रेट की जगह कार्यपालक मजिस्ट्रेट तक होता तो 7 दिनों के लिए होता है ना। 309 का एक्सप्लेनेशन 2 का है, 2 है। कौन है? 1 सेकंड। 115 का बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 100, अपने क्वेश्चन खत्म हो गए और आज का लास्ट क्वेश्चन अपन पहला क्वेश्चन देखेंगे।
अब कल के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, तो आज का एक क्वेश्चन अपन आज देख लेते हैं, फिर अपन आगे कल देखेंगे। सॉरी। समनीय तथा असमनीय अपराधों का वर्गीकरण दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत है। समनीय तथा असमनीय अपराधों का वर्गीकरण दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत है। प्रथम अनुसूची में, द्वितीय अनुसूची में, धारा 321 सीआरपीसी में और धारा 320 सीआरपीसी में। बताइए कहां पे है? नंबर 1 उत्तरांचल सिविल जज 2005, 2013, 2014। दो 2013, 2014, यूपी एपीओ प्रीलिम्स 2011, राजस्थान जेएलओ 2014। धारा 320 सीआरपीसी। एग्जैक्टली, डी आंसर इज करेक्ट। किसने दिया है भाई? सुनंदा ने फर्स्ट का आंसर दिया, अमन ने दिया है फर्स्ट, और ईश्वर ने दिया है फर्स्ट का ए। अभी डी दिया था ईश्वर तुमने, फर्स्ट का डी है। सेक्शन 320 समनीय तथा असमनीय अपराधों का वर्गीकरण दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत है। सेक्शन 320 सीआरपीसी के अंतर्गत ही तो है, सही तो है। फर्स्ट का डी इज करेक्ट आंसर, फर्स्ट का डी है। समनीय और असमनीय अपराधों का वर्गीकरण दंड प्रक्रिया संहिता 1970 के धारा 320 के अंतर्गत किया गया है। जबकि प्रथम अनुसूची में संज्ञेय और असंज्ञेय तथा जमानती और जमानती अपराधों आधारों पर अपराधों का वर्गीकरण किया गया है तथा ये अपराध किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है के संबंध में उपबद्ध किया गया है। द्वितीय अनुसूची में धारा 476 के अंतर्गत प्रत्येक मामले की परिस्थितियों में अपेक्षित एवं उससे संबद्ध प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले प्रारूपों को दर्शाया गया है। और धारा 321 में लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक द्वारा अभियोजन वापस लेने संबंधी प्रावधान है। ठीक है, तो प्रथम अनुसूची में क्या है? मामला संज्ञेय है, असंज्ञेय है और जमानती और जमानती के बारे में बताया गया है। द्वितीय अनुसूची में आपका सेक्शन 476 के अंतर्गत प्रारूप दिए गए हैं और सेक्शन 321 सीआरपीसी के अंतर्गत लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक द्वारा अभियोजन वापस लेने संबंधी प्रावधान है और सेक्शन 320 में आपका समनीय और असमनीय अपराधों का वर्गीकरण वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो आज की स्ट्रीम अपने यही करते हैं खत्म। कल कुछ मिलेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 2 से। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, पढ़ें मन लगा के और अपना ध्यान रखें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। गुड नाइट टू ऑल। जय हिंद, जय भारत। वेलकम बेटा, गुड नाइट टू ऑल।